कभी सोचा है कि ये जो दुनिया हम आज देखते हैं, जहां देशों की अपनी सीमाएं हैं, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब यूरोप सिर्फ साम्राज्यों और रियासतों में बटा हुआ था। तो इस पड़ताल में हम यही पता लगाएंगे कि कैसे राष्ट्र के सिर्फ एक विचार ने पूरे महाद्वीप को बदल दिया और उसे वो शक्ल दी जिसे हम आज जानते हैं। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन किसी तारीख से नहीं, बल्कि एक सपने से। ये जो पेंटिंग है, ये एक फ्रांसीसी कलाकार की कल्पना है। एक ऐसी आदर्श दुनिया जो राजाओं के साम्राज्यों से नहीं, बल्कि राष्ट्रों से बनी है, जहां सभी लोग एक साथ खड़े हैं। अब देखिए, इस पेंटिंग में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जमीन पर बिखरे ये टूटे हुए ताज और राजशाही के निशान, ये असल में निरंकुश शासन के अंत का प्रतीक हैं। एक ऐसी व्यवस्था जहां सारी की सारी शक्ति सिर्फ एक राजा के हाथ में होती थी। तो ये एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां लाखों लोगों की किस्मत सिर्फ एक इंसान की मर्जी पर टिकी हो। बस यही वो व्यवस्था थी जिसके खिलाफ राष्ट्रवाद का विचार खड़ा हो रहा था। तो सवाल यह है कि यह सपना हकीकत कैसे बना? इसकी चिंगारी भड़की थी फ्रांस में। साल था 1789, फ्रांसीसी क्रांति। ये एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक मोड़ था। ये पहली बार था जब राष्ट्रवाद का विचार इतनी मजबूती से सामने आया और सत्ता राजा के हाथ से निकलकर आम लोगों के हाथों में आ गई। लेकिन एक राष्ट्र बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। इसके लिए एक साझा पहचान बनानी पड़ती है, और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने यही किया। उन्होंने पितृभूमि और नागरिक जैसे नए विचार दिए। शाही झंडे को हटाकर नया तिरंगा झंडा लाए, और सबसे जरूरी, पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए गए, और फ्रेंच को एक आम भाषा बना दिया गया। मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये एक सांस्कृतिक क्रांति थी। लेकिन ये जो आग थी ना, ये सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं रुकी। इसे पूरे यूरोप में फैलाने का श्रेय एक ऐसे इंसान को जाता है जो अपने आप में एक विरोधाभास था। नेपोलियन का किरदार बड़ा ही दिलचस्प है। एक तरफ तो उसने फ्रांस में लोकतंत्र को खत्म किया और खुद तानाशाह बन गया, लेकिन दूसरी तरफ जब उसने बाकी यूरोप पर जीत हासिल की, तो वहां उसने क्रांति के विचार फैलाए, जैसे समानता का अधिकार और आधुनिक प्रशासन। उनका जो सिविल कोड था, वो तो एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने क्या किया? इसने जन्म से मिलने वाले सारे खास अधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर बना दिया, और किसानों को गुलामी जैसी प्रथाओं से आजाद किया। इसी ने एक तरह से आधुनिक यूरोप की कानूनी नींव रखी। तो ये पूरी टाइमलाइन हमें एक कहानी बताती है। देखिए कैसे 1789 की एक चिंगारी ने करीब करीब 100 सालों तक पूरे यूरोप को बदल कर रख दिया। जो सफ़र फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुआ, वो नेपोलियन के कानूनों से होता हुआ आखिर में इटली और जर्मनी जैसे नए और शक्तिशाली राष्ट्रों के बनने पर ख़त्म हुआ। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस एक शक्तिशाली विचार ने यूरोप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल डाला। इटली से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई होगा। बाईं तरफ की तस्वीर देखिए, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ एक इलाका, और फिर दाईं ओर एक मजबूत एक देश। ये राष्ट्रवाद की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। और 19वीं सदी के खत्म होते होते तो यूरोप का नक्शा पहचानना ही मुश्किल था। जर्मनी और इटली जैसे नए और ताकतवर देश अब महाद्वीप के केंद्र में थे। वो देश जो कभी सिर्फ एक सपना हुआ करते थे। तो ये जो इतना बड़ा बदलाव आया, ये सिर्फ सरहदों और झंडों का खेल नहीं था। इसने तो लोगों की सोच को ही बदल दिया कि वो खुद को और अपने समाज को कैसे देखते हैं। ये जो एक होने की भावना थी ना, ये कोई अपने आप नहीं आई, इसे गढ़ा गया था। साझा संघर्षों और नेताओं की दूरदृष्टि के जरिए जानबूझकर बनाया गया था। पर यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठता है, आखिर वो क्या चीज़ है जो एक राष्ट्र को एक साथ बांध कर रखती है? क्या वो एक जैसी भाषा है, या धर्म, या फिर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा? शायद इसका सबसे अच्छा जवाब दिया था दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र महज जमीन का टुकड़ा नहीं होता, ये तो एक आध्यात्मिक सिद्धांत है जो बलिदानों, कुर्बानियों और महान कामों की एक साझा याद से बनता है। यही वो अदृश्य धागा है जो लाखों लोगों को एक राष्ट्र में पिरोता है। और सच तो यह है कि ये विचार आज भी दुनिया को आकार दे रहा है।